मैं हूं प्रिंस दाहल और आप देख रहे हैं क्रिकेट डोज। तो जनरली आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2। ये जो सीरीज़ है लीग 2 की काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है गाइस। इतनी इंटरेस्टिंग कि पूछे मत। अभी तो मतलब कि लीग 2 वाले मैचेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू जो मेन टीम्स हैं टेस्ट नेशंस की। सो अभी जो सीरीज़ चल रही है रिसेंटली वो चल रही है आपकी अमेरिका, पीएनजी और नमीबिया की, जो पीएनजी में खेली जा रही है। आज नमीबिया और अमेरिका का मैच था जिसमें नमीबिया ने फिर अमेरिका को काफ़ी डिफरेंस से हरा दिया है। अब ये गाइस खेल हो चुका है सिर्फ 3 टीम्स के बीच में। मेन जो अब गेम बचा है सिर्फ 3 टीम्स के बीच में ही बचा है, वो भी तीसरे स्पॉट के लिए। जो टोटल जो पॉइंट्स टेबल के सबसे ऊपर आपकी ओमान है, दूसरे नंबर पे स्कॉटलैंड। जो तीसरा स्पॉट है उसके लिए सारे मैचेस अब ये 3 कंट्रीज़ आपस में compete कर रही हैं, यूएई, नमीबिया और नेपाल। अमेरिका लगभग टॉप 3 में शायद ना ही आए क्योंकि उसके अब ज़्यादा मैचेस बचे नहीं है, 4 या 5 मैच बचे हैं। अब उसके पास रिकवर करने के लिए उतने चांसेस भी नहीं है। सो अब नेपाल यहाँ से क्या ले सकता है? नेपाल के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है कि उसके अभी तक सबसे ज़्यादा मैचेस बाकी हैं, रिमेनिंग है। सिर्फ 20 मैच खेले हैं अभी तक, 16 मैच बाकी हैं जिसमें से 2 होम सीरीज़ हैं। मतलब कि 8 गेम तो अपने ग्राउंड में, टीयू ग्राउंड में खेले जाने हैं। तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नेपाल के लिए। और उसमें से भी बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जो 2 सीरीज़ हैं, एक सीरीज़ तो है स्कॉटलैंड नमीबिया वाली, वहाँ वो स्कॉटलैंड और नमीबिया को बढ़िया तरीके से चैलेंज कर सकता है। स्पिनिंग ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक है, तो वहाँ पर वो अच्छा कर सकता है। और दूसरी यूएई के साथ है, यूएई और शायद पीएनजी वाली, हाँ यूएई और पीएनजी की, वो उसके लिए प्लस पॉइंट है। अगर नेपाल अपने 2 या 3 वीक पॉइंट्स पे अपना काम कर ले, ये जो टाइम है 1 या 2 महीने का, इसमें अगर कोच के साथ अपना जेलअप होके अच्छी तरह अगर ये 2 या 3 वीक पॉइंट्स पे काम कर ले तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकता है नेपाल। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं। पर उसके ऊपर नेपाली क्रिकेट अभी आपको पता ही है इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुज़र रहा है। तो ऊपर से क्या बोलते हैं कि ये संदीप का केस और आ गया, तो ये तो मुश्किल तो होने वाली है। नेपाल अपने आने वाली सीरीज़ में बेनिफिट कैसे ले सकता है, इस पे मैं आपको 2 या 3 पॉइंट बताऊंगा जो कि गौर करने वाले हैं। और वीक पॉइंट्स भी नेपाल के यही है। पहला पॉइंट कि एक स्टेबल बैटिंग लाइनअप, जो कि अभी तक नेपाल ट्राई कर रहा है, काफ़ी ओपनर्स ट्राई करे। अभी पिछले लास्ट सीरीज़ में केन्या वाले टूर पे कुशल भुरतेल को बाहर कर दिया गया, अर्जुन को लाया गया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी अर्जुन ने भी। और एक थ्रेट है, मतलब कंपटीशन क्रिएट हो गया टॉप ऑर्डर पे। अर्जुन एक बहुत ही डायनामिक बैट्समैन है, स्ट्राइक रोटेट करके खेल रहा है। और कुशल के लिए काफ़ी अब इम्पोर्टेंट हो गया कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस दे, जो कि अभी दी अपने ये 9th नेशनल गेम्स में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट सारी बात आती है कि आप ओवरसीज़ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और होम ग्राउंड पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। होम ग्राउंड में उनका रिकॉर्ड, सबका रिकॉर्ड जनरली सारे बैट्समैन का अच्छा ही रहता है, पर सारी प्रॉब्लम और एटलीस्ट T20 में सारी बात हो रही है वनडे की, वो भी ओवरसीज़ कंडीशन में। जो प्रेशर हैंडलिंग है, ये सारी चीज़ें उनको देखनी है। सेकंड कि एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर, एक एक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर चाहिए। दीपेंद्र अभी आउट ऑफ फॉर्म है, ये अपना नेशनल गेम्स में भी उनका बल्ला चला नहीं है, तो वहाँ भी उनको काफ़ी, पर अपनी बॉलिंग से वो एक टीम में एक एक्स फैक्टर ला सकते हैं। एक बॉलिंग और फील्डिंग उनका काफ़ी
एक ऐसा पॉइंट है जो जहाँ पर उनको कोई बीट नहीं कर पा रहा है अभी तक। तो शायद उसकी वजह से वो एक टीम में हमेशा से एक स्पोर्ट को अपने बरकरार रखे हुए हैं कि भाई प्रूव कर चुके हैं पहले भी, अभी नहीं चल पा रहा, क्या अब तक किसी मैच में चल जाए तो चल जाए। तो ये एक उनके साथ है, पर इस पर काम करना ज़रूरी है। अभी उनके पास समय है, लगभग ज़्यादा नहीं तो लगभग 1.5 से 2 महीना है। अगर इस पर इनको काम किया जाए, वो बहुत जल्दी अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं, बहुत ही आपकी लेम सी बॉलिंग पर, कोई ज़्यादा ख़ास बॉलिंग नहीं हो रही है, फिर भी अपना विकेट थ्रो कर देते हैं, प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको अपनी सुधारने की ज़रूरत है। फिर बात आ जाती है आपकी लोअर मिडिल ऑर्डर। लोअर मिडिल ऑर्डर पे अभी भी कोई एक स्टेबल बैट्समैन अभी भी नहीं मिला है नेपाल को कि लोअर मिडिल ऑर्डर, आप आदिल को ले लीजिए, बशीर को ले लीजिए, आदिल, बशीर, और आप किसको बोलेंगे लोअर मिडिल ऑर्डर? करण, सोमपाल, तो ये तो आपके बॉलर ही हो गए, इनको हम बैट्समैन में नहीं लेंगे। और आरिफ शेख, यहाँ ये 3 बैट्समैन जो टीम में हैं, इनके ऊपर अभी ये जो 3 स्पोर्ट्स है, आरिफ का लगभग पक्का है लगभग, और बशीर ने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं तो शायद उनको चांस दे दे टीम, पर उनको बॉलिंग में थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा सबको लग रहा है कि थोड़ा लेफ़्ट आर्म स्पिन उनका उतना अप टू द मार्क नहीं लग रहा है, पर बैटिंग उनका एक प्लस पॉइंट है कि लेफ़्टी आपका एक लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए कभी उनको नंबर 4 या नंबर 5 पे ऊपर भेज के टीम ट्राई कर सकती है, वो भी एक गैम्बल है। चल गया था केनिया में। और थोड़ा वो अपनी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग पे भी थोड़ा काम करने लगे तो एक पक्की जगह बना सकते हैं अपनी टीम में 11 के अंदर। नीचे आदिल जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो एक सिर्फ T20 प्लेयर हैं। T20 के लिए ODI में वो बॉलिंग कर पा रहे हैं, पर जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है वो लगता नहीं है कि मतलब काफ़ी जल्दी में रहते हैं बैटिंग करते टाइम भी। मतलब वो 4 बॉल डॉट खेल देंगे तो पता है उस आदमी का 5वें बॉल पे वो उड़ाएगा शॉट। तो ये काफ़ी लोग प्री जज करने लगे हैं, उनको समझने लगे, उनका गेम समझने लगे हैं सारी टीम। काफ़ी मतलब कि अपनी मेंटालिटी इतनी भी जाहिर कर देनी नहीं होती है कि सामने वाला समझ जाए कि भाई ये बंदे को 4 बॉल डॉट खिलाओ, 5वीं बॉल पे ऊपर मारेगा, कैच पकड़ेंगे, आउट है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए किसी प्लेयर को कि हर टीम आपको एक ही तरीके से आउट करे जा रही है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो जो आदिल का प्लेस है, वो थर्ड पेसर ज़रूर खेल रहे हैं, पर थोड़ा उनको बैटिंग, वो मेन बैट्समैन के तौर पर आई थिंक टीम में ज़्यादा ऊपर आए हैं, टीम के अंदर भी अपनी बैटिंग स्किल्स के लिए। बॉलिंग तो देखिए हमेशा से नेपाल का ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, पर बॉलिंग अब जो जैसा केस आ रही है, अगली सीरीज़ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी क्योंकि आपका जो मेन बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, वो आपके शायद रहे ना रहे। क्योंकि मेन मैं बात कर रहा हूँ संदीप लामिच्छा ने अभी एक इतना बुरे फेज से गुज़र रहे हैं, हम सबको पता है, बट इसका असर टीम में ज़रूर पड़ने वाला है। और आने वाली सीरीज़ में आगे अभी नमीबिया जाने वाले हैं शायद इस ईयर के एंड में, नवंबर दिसंबर में। तो उस टाइम पे संदीप की जो कमी है वो टीम को बुरी तरह खलने वाली है। और तब तक ऐसा कोई स्पिनर, विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर है हमारे पास, विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं है जो अपनी स्पिन से प्रेशर दे के विकेट ले सके। हाँ, एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, उसको तोड़ना है,
उसको तोड़ने के लिए जो एक बॉलर चाहिए, उस बॉलर की खोज में है अभी भी नेपाल। और ये खोज जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कर भी लेना चाहिए था। बट एक तो ये नेशनल गेम्स पूरे सारे मैचेस हो नहीं पाए, आधे आधे मैच खेले बारिश की वजह से, कुछ रद्द हो गए, कुछ ऐसे पूरे ओवर्स हो भी नहीं पा रहे, तो उसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। एक मौका था अभी नेपाल T20 जो लीग होने वाली थी, फ्रेंचाइज लीग, वहाँ से कुछ नए नए प्लेयर्स निकल पाते, वहाँ से कुछ हो पाता, पर वो भी पोस्टपोन हो चुका है इलेक्शंस के चलते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो एक साथ हो गई है, उसके नेपाली क्रिकेट काफ़ी अभी ऐसी पोजीशन में है कि उसके पास निकलने के लिए, बाउंस बैक करने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। उनको अपना पूरा ही 100% दे के खेलना पड़ेगा, क्योंकि एक संदीप की वजह से काफ़ी असर पड़ जाता है। आपकी दूसरी टीम इतना अच्छी तरह बॉल रीड नहीं कर पाती है संदीप की। आपने देखे सबसे नंबर 1 विकेट टेकर अभी भी नेपाल की तरफ से हैं तो संदीप है उसमें, लीग 2 के अंदर। और मेन जो सारी बात रह गई है तो इसी की रहेगी कि एक विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए। अब स्पिनर के लिए कौन कौन दावेदारी दे रही है टीम में, जो अभी ये 2-4 जो नेशनल गेम्स हुए हैं, राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं टूर्नामेंट, उसमें से कौन कौन निकल के आया। एक सबसे बड़ा नाम आया आपका ललित राजवंशी का, इंजरी से बाहर थे, अभी टीम में खेलने के लिए आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी करी। बॉलिंग अभी अप टू द मार्क लाइन पे फेंक रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं। दूसरे सुशांत भारी। अभी इन दोनों में से जो मेरे को देखने में लग रहा है तो थोड़ा ललित राजवंशी का थोड़ा पॉइंट थोड़ा ऊपर है। उनकी बॉलिंग में दिख रहा है कि वो एक बॉल फ्लाइट दे के भी और मतलब कि अपने जाल में फंसा रहे हैं, स्पिन भी काफ़ी अच्छा करवा रहे हैं, फ्लाइटेड बॉल पे भी विकेट ले रहे हैं, तो काफ़ी कंट्रोल्ड अभी वो लाइन लेंथ काफ़ी कंट्रोल्ड वे में भी कर रहे हैं बॉलिंग अपनी। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है नेपाल के लिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब संदीप के जाने के बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी, उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है टीम में, खास करके जो स्पिन अटैक है उसमें। अब उनके ना चाहते हुए भी हमको 10 ओवर पूरे करवाने पड़ेंगे, 5th बॉलर उनको ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे बैटिंग की भी उम्मीद रखते हैं, बॉलिंग अच्छा कर लेते हैं, बॉलिंग और उनको थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ सकती है टीम के अंदर बॉलिंग की। संदीप के बिना भी ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़राब हो गया या टीम के अंदर कुछ बचा ही नहीं। यहाँ से एक पॉजिटिव हम नोट ले सकते हैं कि कभी भी एक प्लेयर के ऊपर रिलाय करना, ये एक टीम के लिए काफ़ी हद तक आप ये समझिए कि काफ़ी घातक हो सकता है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। किसी भी एक प्लेयर के ऊपर रिलाई करना, इतना ज़्यादा रिलाई कर देना कि आपकी पूरी टीम ही, मतलब कि अगर वो जिस दिन चला तो जीतेंगे, नहीं चला तो हारेंगे, ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आपको किसी भी नेशन को ग्रो करना है, अगर हम टेस्ट प्लेइंग नेशन बनना चाह रहे हैं, तो सारे के सारे 11 के 11 खिलाड़ियों को अपना इनपुट देना ज़रूरी है, और सारे इम्पोर्टेंट है टीम में। कोई भी ऐसे नहीं आया कि भाई 2-4 खेलेंगे बाकी तो आ जाओ बस फील्डिंग करने लग जाओ। सबको अपना अपना टीम के अंदर स्पॉट प्रूव करना पड़ेगा, और तभी टीम जीतेगी भी। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लगता है टीम कॉम्बिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी टीम कॉम्बिनेशन आप कैसे करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं मेन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप एक लेग स्पिनर को ही खिलाएं और एक लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिन खिलाएं, एक मतलब ज़्यादा वैरायटी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो बॉलर आपका विकेट निकाल के आपको दे रहा है, सही लाइन लेंथ पे बॉल फेंक रहा है, और चाहे एक ही टाइप के 3 स्पिनर क्यों ना हो टीम में, पर तीनों रखिए। अगर आपको दे रहे हैं रिज़ल्ट तो आपको रखने पड़ेंगे। अगर आप 3 लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिनर रखना चाह रहे हैं तो टीम में रखिए ना, क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात तो मैं ये
कि कैन को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा, थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने केनिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ करवाई। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो इस बात पे गौर करना। केनिया के साथ अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंडीशंस हैं, और आने वाली सीरीज़ किसके साथ है? नामीबिया के साथ, जो कि नामीबिया भी खेलने जाने वाली है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है नेपाल के लिए कि अफ्रीकन कंडीशंस को थोड़ा वो समझ गए, थोड़ा उसमें वहाँ टच लेके आ गए, थोड़ा हिंट लेके आ गए, पिचेस कैसी हैं। पिचेस अलग हो भी सकती हैं, बट एक कंडीशन होती है, एक फियर होता है, एक जो मतलब कि नए कॉन्टिनेंट पे, किसी भी आप नए कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो सब कुछ ही वहाँ का हवा, पानी, सारी चीज़ मैटर करती है। तो वो आप एक हिंट लेके आ चुके हैं कि वहाँ पर हम कैसा खेल पाएंगे, वहाँ की पिचेस कैसी होती हैं, वहाँ की कंडीशन कैसी है, वेदर कैसा है। तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि वहाँ आपने केनिया में खेले और उनको हरा के भी आए। दो केनिया इतनी अभी फॉर्म में नहीं है, फिर भी किसी भी एसोसिएट कंट्री को उसी की कंट्री में जाके हराना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि एसोसिएट कंट्री का कोई भी अपने दिन पे किसी को भी हरा सकती है। अभी देखा ना आपने युगांडा और हांगकांग का मैच, युगांडा ने कहाँ धोखे पकड़ा है, युगांडा ने कैसे हराया हांगकांग को इतने बड़े मार्जिन से, लगभग 400 रन ठोक दिए। तो नामीबिया के साथ जो सीरीज़ है उसमें मैं अपना प्लेइंग, जो मेरे को लग रहा है कि जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है अभी टीम के पास बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जो कि अभी रिसेंट भी परफॉर्मेंस हम बोलें, जो मेरे को जो ओपनिंग पेयर में आपके आसिफ और अर्जुन फिक्स हो चुके हैं, अभी तो 2004 सीरीज़ के लिए फिक्स हो चुके हैं, मान के चलिए। आसिफ और अर्जुन, जिस टाइप की फील्डलेस बैटिंग करता है अर्जुन, दूसरों को अब समझने का टाइम आ चुका है भाई, इससे अच्छा खेलना पड़ेगा। काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिटर है, जो कॉन्फिडेंस है, जिस लेवल का कॉन्फिडेंस है उस लड़के के अंदर मैंने नहीं देखा अभी तक, सही में मैंने नहीं देखा अभी तक कि जिस कॉन्फिडेंस से वो बैटिंग करता है। अपने पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में जैसे खेल रहा है, उसके पास कुशल बुरतेल जैसी पावर हिटिंग एबिलिटी भी है और रोहित पौडेल जैसी स्ट्राइक रोटेशन करने वाली एबिलिटी भी है। तो ये दोनों टाइप का मिश्रण है अर्जुन, उसकी बैटिंग से लगता है। लूज बॉल पे उड़ाता भी है, ज़रूरत पड़ने पर सिंगल भी लेता है। तो आसिफ तो हो चुका है, आसिफ तो एक एस बैट्समैन बोल सकते हैं उसको। जो क्लासिक है, उसके शॉट्स कितने क्लासिक हैं वो बस एक क्रिकेट लवर ही जान सकता है, और क्रिकेट ट्रू फैन ही जान सकता है कि कितने क्लासिक शॉट खेलता है वो। बिल्कुल कवर ड्राइव, पुल, जो उसके शॉट हैं काफ़ी अच्छे हैं और प्रूव भी कर रहा है। मतलब कि 35-40 का एवरेज रख के खेल ही रहा है, अगर ज़्यादा नहीं तो 35 से 40, जो कि ओडीआई में आपका काफ़ी अच्छे कंट्रीज़ के आप ओपनिंग बैट्समैन देख लीजिए, 30 से ऊपर वाले ही एवरेज के मिल रहे हैं, 30 से 40 के बीच में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इनको 2-4 कंट्रीज़ को भूल के अगर आप कोई सी और दूसरी टीम को उठा के देख लीजिए, काफ़ी अच्छा माना जाता है 35-40 का एवरेज। तो उतने एवरेज में बंदा खेल रहा है, रन भी बना रहा है। अब बात आती है वन डाउन की। अब वन डाउन में नीचे हमको ज़रूरत है एक ऐसे प्लेयर की जो इनिंग्स बिल्ड करे, संभाले, जल्दी विकेट थ्रो ना करे, स्ट्राइक रोटेट करे, एक्सपीरियंस भी हो। एक ही नाम आता है अभी के सिनेरियो में, ज्ञानेंद्र मर्वे होना ज़रूरी है टीम में, एक एक्सपीरियंस का। इनएक्सपीरियंस हमारा दिख गया जो हम लास्ट सीरीज़ स्कॉटलैंड में खेल के आए हैं। क्लोज़ मैचेस हारे हमने, बिल्कुल क्लोज़ मैचेस हार गए, और जीत सकते थे कम से कम, एटलीस्ट 2 मैच जीत सकते थे, वहाँ से 2 हार गए। तो वो कमी हुई हमारे इनएक्सपीरियंस की वजह से। प्लेयर्स के अंदर थोड़ा टेम्परामेंट की थोड़ी कमी है।
टेम्परामेंट होना ज़रूरी है, टीम के अंदर एक बैलेंस होना ज़रूरी है। यंग ब्लड होता है, थोड़ा जल्दी में गर्म खून है, जल्दी जल्दी शॉट लगाने के चक्कर में विकेट दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र मल्ल का क्या, कभी भी आपने ये मैच कभी भी नोटिस कीजिएगा, ज्ञानेंद्र मल्ल अगर सामने वाले पॉइंट पे कोई दूसरा बैट्समैन रन बनाया रहा तो वो कभी रिस्क नहीं लेते। वो रिस्क जब भी लेते हैं जब सामने से रन ना बन रहे। उनके ऊपर प्रेशर मत डालो आप, हमारे पास सामने से रन लेने वाले और भी प्लेयर हैं ना, अर्जुन हो गया, आसिफ हो गया, वो एक तरह से अटैक करके खेलेंगे। दूसरी तरफ से हम अपने मल्ल जी हैं, धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट करेंगे और इनिंग्स को एक स्टेबल पॉइंट पे लेके जाएंगे। वो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, करना भी चाहिए। सीनियर प्लेयर हैं, उनको अभी भी ज़्यादा नहीं तो उनके अंदर 4 से 5 साल की क्रिकेट बची है अभी भी। सेकंड नंबर पे सेकंड डाउन फिक्स है, रोहित पौडेल, कोई नहीं ले सकता उस बंदे से वो प्लेस। रोहित पौडेल ने प्रूव कर दिया, सब कुछ कर दिया उसने भाई। उसके जैसा प्लेयर अभी नेपाल की क्रिकेट टीम में है ही नहीं। वनडे के लिए जो बंदे का कॉन्फिडेंस है, विश्वास है अपनी बैटिंग पे, प्रूव कर रहा है। और वो अगर मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन से अभी खेल रहा होता, अभी मेन प्लेइंग 11 पे होता वो लड़का। प्रूव किया उसने, अपनी बैटिंग बहुत सुधारी, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, अपनी गलतियों पे काम करा उन्होंने और अभी टीम को जिता रहे हैं। कैप्टन भी बन गए, सीरीज़ भी जिता दी। अब हो सकता है उनको मेन कैप्टन का रोल ही दिया जाए। अभी 5वें नंबर पर पहला आसिफ अर्जुन ज्ञानेंद्र रोहित 5वें नंबर पर। अगेन फिर हम दीपेंद्र सिंह एरी की तरफ देखेंगे, क्योंकि वो अपना स्पॉट, अगर उससे नीचे वो बैटिंग करेंगे फिर उनका कोई फिर ज़्यादा कोई ख़ास रोल बचेगा नहीं। उनको देनी है तो थोड़ी प्रेशराइज सिचुएशन में ही अपने को प्रूव करना पड़ेगा। 5वां नंबर उनका है, दीपेंद्र सिंह एरी का, उनको प्रूव करना ही पड़ेगा। 6ठे नंबर पर यहाँ थोड़ी ट्रिक है। यहाँ या तो आप खिलाइए आदिल को, यहाँ खिलाइए या तो आरिफ को, सिचुएशन के ऊपर है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। आरिफ आ जाते हैं जहाँ पर आपको लंबी इनिंग्स खेलनी है, बिल्ड करनी है। आदिल आ जाते हैं, आपको बस तोड़ फोड़ मचाना है, 8-10 ओवर बचे हैं, मारना है, चलो भेजो। तो 6ठा 7वां ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 2 प्लेयर्स आपके लिए हो गए 6ठा 7वां। हमारे प्लेयर्स हो चुके हैं आसिफ, अर्जुन, ज्ञानेंद्र, रोहित, दीपेंद्र 5, फिर आरिफ और आदिल। हमारे 7 प्लेयर हो चुके हैं। अब बचे हैं जो 4 प्लेयर। ये 4 प्लेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। अब टीम कॉम्बिनेशन जब से संदीप का केस बना है, अब संदीप को कोर्ट की तरफ से जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक वो टीम में तो आने नहीं वाले। कैन के उनको बैन करके रखेगी, वो खेल भी नहीं सकता। आईसीसी की गाइडलाइंस हैं, जब तक आपके ऊपर कोई केस वगैरह, कोई लीगल केस चल रहा है तो आप नहीं आ सकते टीम में। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो अब नहीं खेलेंगे जब तक उनको कोर्ट से कोई क्लीन चिट नहीं मिल जाती। तो आने वाले वो 4 प्लेयर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कोच का दिमाग लगने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बन चुके हैं ये 4 स्पॉट। 4 स्पॉट में आपको नमीबिया में जाना है, क्या पता बाउंसर ट्रैक हो, 3 पेसर्स भी लेके जाने पड़ सकते हैं। मेन 4 पेसर्स के साथ एक 4th पेसर आदिल, उसके साथ भी खेलना पड़ सकता है। स्पिनिंग ट्रैक ना हो तो, स्पिनिंग ट्रैक हो तो यहाँ पर आपको 2 लेफ्ट आर्म तो चाहिए ही, और लेफ्ट आर्म ही बचे हैं अभी तो।
नेपाली टीम के अंदर आप देख लीजिए, जितने भी आप स्पिनर बचे हैं सारे लेफ्ट आर्म के लिए ही आ रहे हैं। मैं तो चाहता था कि इस टूर्नामेंट से या अगले टूर्नामेंट से कोई एक लेग स्पिनर निकले जो संदीप को रिप्लेस कर पाए। नियर फ्यूचर कोई क्वालिटी लेग स्पिनर निकले, डाले गुगली, रोंगन, तो एक ऐसे लेग स्पिनर की तलाश है टीम को। अभी जितने भी हैं आपके लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिन, सागर ढकाल ट्राई कर चुके हैं, परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। आपके बशीर अहमद अभी टीम में हैं, ट्राई कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग सो है, अभी उतनी ज़्यादा कुछ खास मदद नहीं मिली है। ललित राजवंशी इम्पोर्टेंट प्लेयर है, टीम में आ सकते हैं। सुशांत भारी हो सकता है सिलेक्शन, परफॉर्मेंस के ऊपर है, बट मेरे को नहीं लगता उनको अभी टीम में आने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। ललित राजवंशी अच्छा कर रहे हैं, बशीर अहमद बैटिंग भी कर ले रहे हैं, तो वो एक उनका प्लस पॉइंट है। दो तो अपने मेन, फिर लास्ट में बचते हैं दो। अब बशीर अहमद और ललित राजवंशी को अगर हम रख दें और साथ में करण केसी, सोमपाल, ये जोड़ी बन चुकी है। ये जोड़ी जब तक कोई टूटने से भी नहीं टूटेगी, इतनी खतरनाक जोड़ी है ये दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं, 8-10 रन भी बना लेंगे आपके लिए, कम से कम 8-10, 10-12-15 रन भी बना लेंगे और विकेट भी ले लेंगे, आपके सेट हैं ये। सो गाइस, ये था मेरा एक एनालिसिस अभी के सिनेरियो में, और अभी जो जैसे चल रहा है तो वैसे वैसे हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आप एक ट्रू क्रिकेट फ़ैन हैं तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बोलिएगा बेल आइकन को दबा के आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आपको इजीली मिल पाएंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, नमस्कार।